मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 3 पाठ योजना संख्या 14 में 10वीं के व्याकरण में शामिल वाक्य विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज से पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने वाक्य की परिभाषा, वाक्य की विशेषता, वाक्य के अंग जिसमें उद्देश्य और विधेय शामिल थे। इसी क्रम में हम लोगों ने वाक्य के प्रकारों को भी समझा था, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन तथा रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन किया जाता है। 10वीं की कक्षा में हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन समझा था, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य शामिल थे। सरल वाक्य की बात करें तो ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया हो उसे हमने सरल वाक्य माना था। उदाहरण, राम आया, मोहन ने खाना खाया, एक लड़का और एक नौकर पहुंच गए, सोहन, मोहन और शीला आ गए हैं। इस आधार पे हम देख रहे हैं इस वाक्य में 1, 2 या 3 कितने भी उद्देश्य हो, लेकिन हमारा विधेय अर्थात क्रिया एक ही है। इसी कड़ी में संयुक्त वाक्य में हमने 2 या 2 से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य को संयुक्त वाक्य का अंग माना था, उसे संयुक्त वाक्य कहा था। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि संयुक्त वाक्य में मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। इन उपवाक्यों के बीच में समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य और, तथा, किंतु, लेकिन, फिर, या, अथवा, अन्यथा, इसलिए आदि समानाधिकरण योजक अवयव से जुड़े होते हैं। इसी क्रम में हमने यह भी जाना था कि संयुक्त वाक्य के भेद उपभेद में वाक्यों के उपवाक्य आपस में किन्हीं संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। सामान्य रूप से इन संबंधों को हमने 4 भागों में समझा था: संयोजक संबंध, विरोधवाची संबंध, विभाजक संबंध, परिणामवाची संबंध। इन्हीं संबंधों के आधार पर संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के हो जाते हैं। पहला योजक संयुक्त वाक्य, दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य, तीसरा विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और चौथा परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। आज की कड़ी में हम उपवाक्य तथा मिश्र वाक्य के विभाजन और नियमों को जानेंगे। उपवाक्य: यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बँट जाता है और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान वाक्य कहते हैं और शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आइए समझा जाए। जब किसी वाक्य में कोई ना कोई तो क्रिया होती है जो उस वाक्य को पूरा करती है, तो जो समाप्त करने वाली क्रिया है, जो किसी वाक्य को पूरा करने में सक्षम हो, वैसी क्रिया को हम समापिका क्रिया कहते हैं। तो उपवाक्य में हम एक से अधिक समापिका क्रिया देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है, जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और उसके साथ शेष आश्रित उपवाक्य। हम
निम्नलिखित वाक्यों में आए कुछ उदाहरणों को देखते हैं और उसमें से मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को अलग अलग करके देखते हैं, समझते हैं। जैसे इस टेबल में हमने दो भाग में मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को रखा है, जबकि ये मूल रूप से एक ही वाक्य है। समझते हैं। जैसे एक वाक्य क्या हुआ, सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। तो इसमें सिपाही ने उस युवक को पीटा, ये तो मुख्य वाक्य हुआ, उपवाक्य। अब इसमें समापिका क्रिया की बात की जा रही थी कि जब एक से या एक से अधिक हो, तो यहाँ पीटना और काटना दो क्रिया हैं। जिसने जेब काटी थी और युवक को पीटा, तो जब दो, एक या एक से अधिक जब समापिका क्रियाएं आ जाती हैं, तब वो वाक्य दो भाग में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी, दो प्रकार की क्रियाएं दिखाई दे रही है इसमें। उसी क्रम में अगले उदाहरण में हमने देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। एक तैयार हैं और एक कहा था, दो समापिका क्रियाएं हैं। बिस्मिल्लाह खां वहीं शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। पहले वाक्य में उनके शहनाई वादक का होना एक क्रिया दिखाई दे रहा है और दूसरे में अलंकृत किया जाना। तीसरे में यह वही मकान है जिसमें बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था। मकान का होना और जन्म का होना, ये दो प्रकार की क्रियाएं दिखाई दे रहा है। अशोक मेहता मुख्य अतिथि थे पहली क्रिया, और जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो यहाँ पे दो क्रियाएं जब एक वाक्य में दिखाई दें, समापिका क्रियाएं, वैसी स्थिति में उस वाक्य के भाग विभाजित, वो दो भाग में बढ़ जाता है या दो से तीन भाग में भी बढ़ सकता है। उन्हें हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे, जो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो। हम यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक आश्रित उपवाक्य अपने मुख्य वाक्य से जुड़ा है, उस पर आश्रित है। इस प्रकार हम उपवाक्य के, आश्रित उपवाक्यों के भेद उपभेद को समझ लें कि किस प्रकार से इनके भेदों के आधार पर यह मुख्य वाक्य से जुड़ते हैं या आश्रय लेते हैं। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य मतलब मुख्य वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त हुआ हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे प्रधान वाक्य में संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में अगर कोई उपवाक्य का प्रयोग हुआ हो, तो हम उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। यहाँ मैं कर्नाटक जा रहा हूँ उपवाक्य प्रधान वाक्य रहीम बोला इसका मुख्य उपवाक्य है, और इसमें मैं कर्नाटक जा रहा हूँ ये आपका आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उपवाक्य रहीम बोला के कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। एक तो संज्ञा उपवाक्य जो है कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है और दूसरा कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे रहीम बोला के कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, अतः संज्ञा उपवाक्य है ये। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्रायः की का प्रयोग होता है, कभी कभी यह लुप्त भी हो जाता है। तो एक हिंट है आपके लिए कि आप समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा उपवाक्य प्रयोग किया गया है। जैसे हम उदाहरण में देख सकते हैं, जान पड़ता है कि माताजी कुछ अस्वस्थ हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे की संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। दूसरे उदाहरण में, इनसे यह न पूछिए कि ये कौन है। यहाँ पे भी आप देखें कि संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। तुम नहीं आओगे मैं जानता था। इसमें आपका की लुप्त हो गया है, तुम नहीं आओगे कि मैं जानता था। ठीक है, तो यहाँ पे लुप्त है, तो आपको इसकी पहचान करनी पड़ेगी कुछ अभ्यास के द्वारा, जिससे आप उपवाक्य के अंतर्गत
भेदों में संज्ञा उपवाक्य को समझ पाए। दूसरा, विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। पहले संज्ञा में तो हमने देखा था कि प्रधान वाक्य किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त होता था। यहाँ पर किसी प्रधान वाक्य क्या करेगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है ना विशेषण, तो उसकी विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। वैसा प्रधान उपवाक्य जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता हो। जैसे, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे। यहाँ जो आप कल लाए थे उपवाक्य वह किताब की विशेषता प्रकट कर रहा है। कौन सी किताब, उसकी विशेषता क्या है, जो आप कल लाए थे, इसी से ना उसकी पहचान हो रही है। तो वह किताब, ये एक संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। तो यहाँ संज्ञा उपवाक्य की विशेषता कौन बता रहा है, जो आप कल लाए थे, ठीक है। तो ये उसकी विशेषता के आधार पर ये विशेषण उपवाक्य हुआ। अतः विशेषण उपवाक्य है हिंदी में जो, जैसे यहाँ पे लगा जो आप कल लाए थे, तो हिंदी में जो, जिस, जिसे, जिसको से आरंभ होने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये कभी वाक्य के प्रारंभ में आते हैं और कभी वाक्य के अंत में भी आते हैं, ठीक है। तो संज्ञा उपवाक्य में किस शब्द को हमें ध्यान में रखना है, कि। वहीं विशेषण उपवाक्य में हमें जो, जिस, जिसे, जिसको शब्दों को ध्यान रखना है, अवयवों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब भी आएंगे तो ये प्रारंभ में आएंगे और अंत में भी आ सकते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे नीचे दिया है। जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। यहाँ पर विशेषण उपवाक्य में जो पैसे मुझे मिले थे, इसकी पहचान हम कैसे कर पा रहे हैं, जो के आधार पर। वे खर्च हो गए, यहाँ पे वे सर्वनाम की विशेषता बताया जा रहा है। क्या खर्च हो गए, वे, तो वे क्या, तो जो पैसे मुझे मिले थे। वहीं जो का प्रयोग यहाँ पे देख रहे हैं आप, वाक्य के अंत में भी हो रहा है। वे पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग वाक्य की शुरुआत और अंत दोनों में ही किया जाता है। एक अन्य उदाहरण भी समझ लें। वह घर कौन सा है जहाँ आपके पिताजी रहा करते थे। यहाँ पे वह घर कौन सा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, जहाँ आपके पिताजी रहा करते थे। मतलब वो घर की विशेषता ये होने कि जहाँ आपके पिताजी रहा करते थे वह घर कौन सा है, तो वह यहाँ पे सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो इसमें ये जो वह घर कौन सा है, ये आपका हो गया सर्वनाम। और यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता क्या बता रहा है, कौन सा उपवाक्य बता रहा है, जहाँ आपके पिताजी रहा करते थे। तो जो, जिस, जिसे, जिसको के साथ जहाँ का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विशेषता बताता है। अर्थात ऐसे वाक्यों में जहाँ प्रधान उपवाक्य की क्रिया, क्योंकि क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताएगा, तो कौन सी क्रिया की विशेषता बताएगा, जो उस वाक्य की प्रधान क्रिया होगी, उसकी विशेषता बताने वाले वाक्य को, उपवाक्य को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य 5 प्रकार के माने गए हैं, जिसको आप देख लीजिए। क्या पहला है कालवाची उपवाक्य। इसमें ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई। दूसरा स्थानवाची उपवाक्य, जहां तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था। रीतिवाची उपवाक्य, मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था। परिणामवाची उपवाक्य, तुम जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा लाभ होगा। एक आखिरी है परिणाम कार्यवाचक कार्य कारणवाची उपवाक्य।
यदि मैंने पढ़ा होता तो अवश्य उत्तीर्ण हो गया होता। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्रिया विशेषण के जो भेद माने जाते हैं उन्हीं भेदों के आधार पर हम क्रिया विशेषण उपवाक्य बनाते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की बात है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य में जब, जहाँ, जैसा, ज्यों ज्यों आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय क्या करते हैं, दो वाक्यों के बीच में एक सेतु, एक जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से हम उन क्रिया विशेषण उपवाक्यों को जोड़ते हैं। आइए आज हम रचना की दृष्टि से तीसरे प्रकार को समझें, जो है मिश्र वाक्य, जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान मतलब मूल मुख्य उपवाक्य हो तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। मतलब एक वाक्य ऐसा हो जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और उसी उपवाक्य पर अन्य आश्रित एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। वो आश्रित उपवाक्य उस पर डिपेंडेंट हो, आश्रित हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा एक से अधिक उपवाक्य गौण उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। वही बात है, एक प्रधान या फिर आप मुख्य उपवाक्य कह सकते हैं और स्वतंत्र भी कह सकते हैं उसको, और उसमें आश्रित जिसे हम गौण भी कह सकते हैं वो उपवाक्य भी होते हैं। गौण उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। अब जो गौण उपवाक्य है वो अपने अर्थ के लिए क्या करेगा, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो जाएगा। उसका अर्थ कैसे आएगा, जब तक वो प्रधान उपवाक्य से जुड़ता नहीं है तब तक उसका अर्थ नहीं आएगा। तो मिश्र वाक्य में के उपवाक्य प्रायः अगर हम उसकी पहचान करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, किन समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से कर सकते हैं। तो उसमें है देखिए कि जैसे हमने अभी पढ़ा था संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य, उसमें हमने ये सारे उदाहरणों की चर्चा की है। जैसे इसमें देखिए, इन सभी को एकत्र करके समुच्चय बोधक अवयव के रूप में अगर इसको जाने तो प्रायः कि, जैसे वैसे, जो वह, जब तब, यदि तो, क्योंकि आदि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में हमने क्या पढ़ा था, समुच्चय बोधक के समानाधिकरण अवयवों की बात की थी, और वही मिश्रित वाक्य में, मिश्र वाक्य में समुच्चय बोधक के कौन से प्रकार की बात हो रही है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक की। तो हम मिश्र वाक्य वैसे मुख्य और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जो मुख्य रूप से किन से जुड़ते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से। तो ये एक मुख्य चीज़ इसमें बात आपको ध्यान रखनी चाहिए संयुक्त वाक्य में और मिश्रित वाक्य में। उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तो इसमें मुख्य वाक्य क्या है आपका, प्रधान वाक्य मोहन ने पूछा। चलिए वैसे आगे दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं पहले दोनों वाक्यों को। हम यह जानते हैं कि वे आज नहीं आएंगे जबकि उनकी बहुत आवश्यकता है। इन दोनों मिश्र वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य हैं। अब देखते हैं इसकी पड़ताल करते हैं। मोहन ने पूछा, ये प्रधान उपवाक्य है क्योंकि मोहन पूछ ही रहा है ना, सबसे पहले क्रिया क्या हो रही है, पूछने की। तो प्रधान उपवाक्य की क्रिया कौन सी हुई, पूछना। तो इसमें मोहन ने पूछा, इस मुख्य वाक्य में क्या जुड़ रहा है, तुम कहाँ गए थे, ये आपका क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। तो और तुम कहाँ गए थे आश्रित उपवाक्य हैं क्योंकि दूसरा उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित है। तो यहाँ पे तुम कहाँ गए थे किस पे आश्रित है, मोहन के पूछने पर। और इसको जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, कि आपका समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरे वाक्य में हम जानते हैं प्रधान उपवाक्य है तथा उसके बाद के दोनों उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हैं। इन्हें आश्रित उपवाक्य इसलिए कहते हैं कि ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की आकांक्षा
पूरी करते हैं, मतलब प्रधान उपवाक्य जो चाहता है उसको पूरा करते हैं। दो आश्रित उपवाक्य क्या हैं इसमें? आज नहीं आएंगे और उनकी बहुत आवश्यकता है। ये दोनों उपवाक्य हम यह जानते हैं मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हैं, जिसको जोड़ने का काम क्या किया है, कौन कर रहा है? की। अन्य उदाहरणों को भी अगर देखें तो इसको समझते हैं हम। अध्यापक ने बताया कि कल विद्यालय में छुट्टी होगी। इसमें भी दो उपवाक्य हैं, जिसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? की। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यहाँ पे क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय जो। अगला तीसरे में, जब मैं छोटा था तब खूब खेलता था, जब तब का प्रयोग हुआ है। यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, यदि और तो का प्रयोग किया गया है। मैं उस लड़के से मिला था जिसकी किताब खो गई है। इसमें जिसकी का प्रयोग हुआ है। मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते थे। यहाँ पे जहाँ समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में तीनों स्थान पर आ सकता है। इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आश्रित उपवाक्य है वो वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और अंत में भी। एक उदाहरण है जिसको हम समझ सकते हैं। जो लड़का यहाँ आया था वह लड़का बहुत बीमार है। मान लीजिए कि आपका वह लड़का बीमार है, बहुत बीमार है। अब ये आश्रित वाक्य इसमें क्या है? जो लड़का यहाँ आया था। वहीं ये शुरुआत में आया है। दूसरे वाक्य में वह लड़का जो कल आया था बहुत बीमार है। इसमें आश्रित उपवाक्य कहाँ है? वाक्य के बीच में। वहीं तीसरे वाक्य में वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य कहाँ है? वाक्य के अंत में। तो मोटे तौर पर हम अगर इसको समझें तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विशेषता बताते समय जब, जहाँ, जैसा, जो आदि समुच्चय बोधकों का प्रयोग करता हो तब हम उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। इसी क्रम में जिसे, जिस, जो आदि का प्रयोग करके जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता हो उसे विशेषण उपवाक्य कहेंगे। इसी क्रम में की लगाकर यदि संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आने वाले शब्दों के आधार पर जब वाक्य बने तब हम उसे संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। अब इन्हीं वाक्यों की सहायता से, उपवाक्यों की सहायता से हम प्रधान वाक्यों में, उपवाक्यों में जोड़कर या जुड़कर मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं। अब मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य होगा एक और अन्य आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक भी हो जाएंगे, जिसमें शुरू में, बीच में और अंत में किसी भी स्थान पर आश्रित उपवाक्य देखा जा सकता है।